हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लॉड वॉर्शल एल्गोरिदम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो इससे एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आता है आपका 10 मार्क्स का। तो आप बहुत ही ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप स्पीड को कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन स्किप बिल्कुल ना करें वीडियो, वरना कॉन्सेप्ट बिगड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि फ्लॉड वॉर्शल एल्गोरिदम है क्या। देन कौन सी चीजें हैं जो इसको बाकी एल्गोरिदम से यूनिक बनाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करता है। लास्ट में हम कवर करेंगे इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके एप्लीकेशंस जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Algorithms are a fundamental aspect of computer science and plays a vital role in solving complex problem. It means कि अगर आपके पास कोई भी complex problem आती है तो वहां पे हमारे जो फंडामेंटल एक्सपेक्ट यूज होते हैं वो होते हैं हमारे एल्गोरिदम्स। हमारे एल्गोरिदम्स ही हमें बताते हैं कि हम कौन सी चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा ना जाए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा ना जाए। One such algorithm that is commonly used in graph theory is flawed Warshall algorithm. ये जो फ्लॉड वॉर्शल एल्गोरिदम होता है ये आपका नॉर्मली जो यूज किया जाता है, यूज टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ नोड इन अ ग्राफ। इट मीन्स अगर आपके पास जितने भी ग्राफ में नोड दिख रहे हैं, जैसे कि ये है हमारा 1 4 3 2, जितने भी आपके पास नोड्स दिए हुए हैं, चार से ज्यादा नोड्स भी हो सकते हैं। अगर आपको इन नोड्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तब आप फ्लॉड वॉर्शल का यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लॉड वॉर्शल एल्गोरिदम, थोड़ा और डीपली से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्लॉड वॉर्शल एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट सॉल्व्स द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन अ वेटेड ग्राफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास वेटेड ग्राफ है और आपको उसमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है सभी पेयर के बीच का, तब आप फ्लॉड वॉर्शल एल्गोरिदम को यूज करते हैं। दे एल्गोरिदम कैलकुलेट्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ। जैसे कि हमने बताया, जितने भी पेयर ऑफ वर्टिसेस आपके पास हैं उनके बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तब आप इसका यूज करेंगे। दिस एल्गोरिदम इज नेम्ड आफ्टर इट्स डेवलपर रॉबर्ट फ्लॉड एंड स्टीफन वॉर्शल, who first published the algorithm in 1962। नेक्स्ट करते हैं कौन सी चीजें हैं जो फ्लॉड वॉर्शल को यूनिक बनाती हैं बाकी एल्गोरिदम्स से। तो जो मेन चीज है इसकी, जिस जो इसको यूनिक बनाती है बाकी एल्गोरिदम से, बहुत सारे एल्गोरिदम है हमारे जो कि शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ एल्गोरिदम ऐसे भी हैं जो कि नेगेटिव को हैंडल करते हैं, कुछ हैं जो पॉजिटिव को हैंडल करते हैं। मैक्सिमम हमारे पास एल्गोरिदम है जो पॉजिटिव वेटेड ग्राफ पे ही काम करते हैं। लेकिन फ्लॉड वॉर्शल की जो खूबी है जो इसे बाकियों से अलग बनाती है वो है नेगेटिव एज वेटेड। इट मीन्स कि अगर आपके पास जो डिस्टेंस है ए से बी के जाने का, मान लीजिए ए से आपको बी पे जाना है और आपका डिस्टेंस -1 है, तब इन चीजों को हैंडल कर सकता है आपका फ्लॉड वॉर्शल एल्गोरिदम। और साथ साथ ये क्या कर सकता है, अगर आपके ग्राफ में साइकिल्स बननी है तब भी ये उनको सॉल्व कर सकता है। फर्दरमोर इट इज अ एफिशिएंट एल्गोरिदम दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स इन अ ग्राफ। इट मीन्स अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज्यादा है किसी ग्राफ में, तब आप चाहते हैं कि मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ पता चले, तब आप फ्लॉड वॉर्शल का यूज कर सकते हैं। और ये आप अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं। लास्ट में जब हम एप्लीकेशन देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा, हम एक्चुअल में रियल लाइफ में ये एल्गोरिदम्स लगा रहे होते हैं। हमारा फोन इन एल्गोरिदम्स को फॉलो करके हमको हमारा आंसर देता है। तो वो भी हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है एप्लीकेशन सुनने के बाद। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाउ फ्लॉड वॉर्शल एल्गोरिदम वर्क्स। तो कैसे काम करता है ये, सबसे पहले ये जो भी आपके एल्गोरिदम्स में जो भी आपके पास नोड्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, पेयर ऑफ वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये उनका एक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, स्टार्टिंग में जितने भी वर्टिसेस हैं, जैसे अगर आपको ए से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है इट सेल्फ एज जीरो, उसको जीरो रखेगा। अगर कोई आपके पास डायरेक्शन दी हुई है, जैसे ए से आपको बी की तरफ जाना है और इसका जो पाथ है वो 4 है, तब आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे। मतलब एक नोड से दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन ईच वर्टिसेस, आप वो लिखेंगे जो दी हुई है। साथ ही अगर आपको अपने से अपना निकालना है, मींस ए से ए का निकालना है, तो उसे आप जीरो रखते हैं। और उसके बाद ये क्या करता है, इटरेटिवली इसी चीज को कंप्यूट करता है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दे देता है। फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो ये है। इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, बहुत काम आएगा।
ये फॉर्मूला अभी आपको समझ नहीं आएगा अगर हम बता देंगे तो, लेकिन ये है, अभी पढ़ लेते हैं एक बार, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है आई और जे का, तब हम क्या करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं आई और जे के बीच का, साथ ही डिस्टेंस निकालेंगे आई से के का और के से जे का, और फिर उन दोनों को कर देंगे ऐड। अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आई जे और के क्या है, तो आई जे और के जो है ये आपके वर्टिसेस हैं किसी भी ग्राफ में। आई जे एंड के आर वर्टिसेस इन द ग्राफ, मींस आपके ग्राफ में जो भी आई जे और के हैं जो हम यूज करने वाले हैं वो होंगे आपके वर्टिसेस। डिस्टेंस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आई और जे है, ये रिप्रेजेंट करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, the algorithm repeats this process for all vertices the graph and eventually the resulting matrix, last में जो आपके पास matrix आएगा वो क्या contain करेगा, shortest distance between all pair of vertices। ठीक है, लास्ट का मैट्रिक्स आपको डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव अ ग्राफ एज शोन इन द इमेज। ये ग्राफ है हमारे पास और इसके हमें क्या करनी है, जितने भी हमें नोट्स दिए हुए हैं, जितने भी पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं, इनके बीच का हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने स्टेप 1 में देखा था, इनिशियलाइज करेंगे उसको और हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नोड्स हैं। तो हम जानते हैं मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 5 आप रोज बनाएंगे, 5 आप कॉलम्स बनाएंगे और उससे आपका एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। नंबर ऑफ नोड्स लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस लिखना है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने जाना था कि अगर आपको ए से ए का डिस्टेंस निकालना है तब आप वहां पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि ए से ए का डिस्टेंस क्या ही होगा। अगर आप कहेंगे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे अपने ही से ही अपना डिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही बात कर रहे हैं, तो हम उसे लिख देंगे 0। ऐसे ही आप ए से बी का देखेंगे तो हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब आया ए से सी का डिस्टेंस। अब आप देखिए ए से सी तक हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। ए से सी के बीच हमारे पास डायरेक्टली कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, तब हम वहां पे लिखते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब लिखते हैं, इफ देयर इज नो एज फ्रॉम आई टू जे। इट मीन्स ये आई है आपका, ये जे है आपका, अगर इनके बीच में कोई भी डायरेक्टेड एज नहीं है तब आप उसको लिखेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, ए से डी का डिस्टेंस आप निकालेंगे, 5 दिया हुआ है, 5 लिख देंगे। ऐसे ही ए से ई का निकालेंगे आप, तो ए से ई का डिस्टेंस आप देखिए डायरेक्टेड नहीं है, ये भी ई से ए का है ना कि ए से ई का, तो इसे भी हम क्या लिखने वाले हैं, इन्फिनिटी लिखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे करेंगे, बी से ए का डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो बी से कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ नहीं जा रहा है, हमारा डायरेक्शन पाथ नहीं है, तो इसे इन्फिनिटी लिखेंगे। सॉरी, फिर बी से बी का निकालेंगे, हम जाते हैं बी से बी का डिस्टेंस क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ऐसे ही बी से सी का निकालिए, देखिए बी से सी तक हमारे पास ऐसे नहीं है, लेकिन ये ऊपर से जा रहा है, तो ये है 1, तो हमारा बी से सी का डिस्टेंस हो गया 1। बी से डायरेक्टली डी तक हमारे पास कोई भी एज नहीं जा रहा है, तो हम उसको इन्फानाइट कर देंगे। देन बी से ई तक का है 6, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही आप बाकी के भी बना लेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसके लिए मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ, सेम है जैसे हमने ए का और बी का किया है, ऐसे ही बाकी का भी बनेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये मेरे पास D0 बन के आ गया, मतलब डिस्टेंस 0 मेरे पास बन के आ चुका है। ठीक है, ग्राफ को देखते हुए मेरे पास जो जो चीजें थी वो मैंने अपने मैट्रिक्स में बना ली हैं। अब यहाँ से काम शुरू होता है, यहाँ से आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या करने वाले हैं। एक बार आप ये डिस्टेंस समझ गए जो इनके बीच में हमने निकाला है, हमने D0 निकाले, अब हम D1 निकालेंगे। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो आप बाकी के स्टेप्स अपने आप भी कर लेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ट्रीट नोड ए एज अ इंटरमीडिएट नोड। इंटरमीडिएट नोड का क्या मतलब है, इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि अगर आपको ए से जाना है बी तक, तब आपके पास इंटरमीडिएट में ए आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा, तो ये नहीं है। लेकिन अगर आपको बी से जाना है सी तक, लेकिन बी से सी तक डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, डायरेक्ट एज आपको नहीं दी हुई, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर मैं बी से पहले ए पे जाऊं फिर ए से सी पे जा सकता हूँ, तब आप इसको यूज करेंगे।
ठीक है, आगे हमें समझ आएगा और ज्यादा अच्छे से। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं, ए को हम एक मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं किसी भी नेक्स्ट नोड तक पहुंचने के लिए। तो देख लेते हैं। अब हमारा A0 D0 बन के आ गया था, अब हम काम करेंगे D1 के ऊपर। तो D1 कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले एक बहुत ही शॉर्टकट बता देते हैं आपको, रीजन भी बताएंगे। शॉर्ट यही है कि जब भी आप निकालेंगे किसी चीज का डिफरेंस, जब भी आप किसी नोड को इंटरमीडिएट नोड रख के चलेंगे, तब आप जो पिछले वाले मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू आ रही थी उसको एज इट इज ही रख लीजिए। अब ऐसा क्यों, आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लिया मुझे ए से ए तक जाना है, तो डिस्टेंस मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। ए से बी तक का 4 आएगा। ए से सी का क्या आने वाला है, ए से सी तक कोई भी डायरेक्टेड नहीं गया हुआ, इन्फिनिटी। ए से डी का 5, ए से ई का इन्फिनिटी। ऐसे ही मैं इनके भी निकाल सकती हूँ। बी से बी तक का मेरा क्या कोई है, बी से बी तक का कोई भी नहीं है। सॉरी, बी से ए तक का कोई भी डायरेक्टेड नहीं है, तो इन्फिनिटी हो गया। फिर ऐसे ही सी से ए का, क्या सी से ए का मेरे पास है, ये सी से ए का 2 है, 2 हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहूं तो इनको दोबारा से लिख सकती हूँ, आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरे वाले में भी मेरे यही सारे आ रहे हैं, ये देखिए। 0 इन्फिनिटी 2 इन्फिनाइट 1, और ये 0 4 इन्फिनिटी 5 इन्फिनिटी। ये देखिए, ये D0 में आ रहा था, D1 में भी मेरा यही आ रहा है, मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। तो आप अपने टाइम को बचाने के लिए एग्जाम में ये चीज कर सकते हैं। जिस भी नोड को आप इंटरमीडिएट नोड ले रहे हैं, उस नोड का रो और कॉलम आप सेम कर दीजिए अपने प्रीवियस वाले की तरह। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे वही आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस प्रीवियस वाले को ही यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे वही किया। जब हम D1 निकाल रहे हैं, तो हमने प्रीवियस में जो D0 पे मेरे पास वैल्यू आई थी, क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट नोड क्या है, ए, तो मैंने ए का पूरा रो और ए का पूरा कॉलम वही रख दिया जो मेरे D0 में था। अब मैं काम करूंगी आगे। अब मैं देखूंगी कि बी से बी तक का क्या है। बी से बी तक का कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 लिख देंगे। बी से सी का डिस्टेंस क्या मुझे दिया हुआ है, यस ये रहा 1, तो 1। बी से डी तक का क्या है, डायरेक्टेड नहीं है। क्या मैं ए को बीच में रख के जा सकती हूँ डी के पास। तो अगर मेरे पास ये डायरेक्शन यहाँ आ रही है, अगर मेरे पास नोट जो है वो ऐसे दिया होता, तब मैं आ सकती थी, क्योंकि बी से ए पे जाती और ए से डी पे आती। पर ऐसा मेरे पास नहीं है। मेरा जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगी, इन्फिनिटी। क्योंकि ए का यूज करने के बाद भी बी से डी तक का मुझे जो पाथ है वो नहीं मिल पा रहा। अब बी से ई देखेंगे, बी से ई डायरेक्ट 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ऐसे ही आगे भी देखेंगे, सी से बी तक अगर मुझे जाना है, तो सी से बी तक जाने का डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए को बीच में रख के जा सकते हैं। अगर मैं सी से पहले ए पे जाऊं, फिर ए से बी पे जाऊं, तो मेरे को पाथ मिल सकता है। तो मैं वही करूंगी। ए से बी तक का मेरा जो पाथ था वो 4 है, और सी से ए तक का 2 है। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड। 4 + 2 इट्स इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6। ठीक है, ये है इंटरमीडिएट नोड। इंटरमीडिएट नोड का मतलब ये है कि आपको, अगर आप उस नोड का यूज करके एक पाथ से दूसरे पाथ तक जा पा रहे हैं, तो आप उन दोनों पाथ के डिस्टेंस को ऐड करके अपने मैट्रिक्स में डाल दीजिए। अब सी से सी तक का 0 ही होगा। सी से डी का देखिए, सी से डी का मेरे पास 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि सी से ई तक हम कैसे जा सकते हैं ए का यूज करके। सबसे पहले इन्हें हटा देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। ओके, तो सी से ए का यूज करके मैं ई तक कैसे जा सकती हूँ। अगर मैं सी से ए तक जाऊं तो 2 आएगा। अब क्या मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्शन है जहां से मैं ई पे जा सकती हूँ, हालांकि ई पे जाने का मेरे पास यूज है। अगर मैं पहले बी पे जाऊं, लेकिन बी तो मेरा इंटरमीडिएट अभी यूज ही नहीं हुआ, तो मेरे पास डायरेक्टेड कोई भी नहीं है। तो अब हम इस फॉर्मूले में आएंगे, यहाँ देखेंगे हमें डिस्टेंस निकालना है आई से जे, यानी कि सी से ई। तो हम मिनिमम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, सी से ई तक का डिस्टेंस लेंगे, आई से ए का यानी कि सी से ए का जो है 2, प्लस करेंगे ए से जे का। ए से जे का मेरे पास कोई भी डायरेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको करूंगी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस 2 मेरे पास क्या आने वाला है, इन्फिनिटी। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ आएगा इन्फिनिटी। ओके, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट चेक करेंगे। डी से देखेंगे, डी से बी तक का डिस्टेंस क्या है, क्या मेरे पास डायरेक्टेड है, डायरेक्ट है डी से बी तक का, तो नहीं डायरेक्ट नहीं है। लेकिन क्या मैं डी ए का यूज करके वहां पे जा सकती हूँ, तो आप देखेंगे ये भी डायरेक्शन उल्टा आ रहा है, डी से ए की तरफ मेरे पास डायरेक्शन नहीं जा रहा, तो ये भी मेरा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ऐसे ही डी से सी का देखिए, क्या डी से सी तक डायरेक्टली मैं जा सकती हूँ,
यहाँ से तो यहाँ आ रहा है, लेकिन ये आपका लूप जा, यहाँ से आप जा सकते हैं, ये रहा आपका पाथ, तो ये हो गया 1। ऐसे ही डी से डी का जीरो हमें पता है, खुद के नोड से खुद का डिस्टेंस 0 होने वाला है। डी से ई का डिस्टेंस मेरे पास 2 है, तो ये हम कर देंगे 2। ठीक है, ऐसे ही आप ई के साथ भी करेंगे। तो ये आपको D1 में करना है। मेन जो यहाँ पे चीज है वो ये कि जब भी आप नया मैट्रिक्स बनाने हैं, तो आप जो इंटरमीडिएट कोड ले रहे हैं, इंटरमीडिएट नोड ले रहे हैं, सॉरी, उस नोड का रो और कॉलम आप प्रीवियस की तरह ही रखिए, जैसे कि हम आगे करने वाले हैं। अब देखिए, हमारा ये वाला सॉल्व हो गया जब हमने ए को इंटरमीडिएट लिया। अब हम क्या करेंगे, D2 की तरफ जाएंगे। तो D2 में हम क्या करेंगे, D1 का यूज करेंगे, और D1 की कौन सी वैल्यू कॉपी करेंगे, बी वैल्यू कॉपी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ए को विजिट कर लिया है और अब हम बी को इंटरमीडिएट लेके चलेंगे। तो हम अपना D2 जो स्टेप करने वाले हैं सॉल्व, उसमें हम बी को भी इंटरमीडिएट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि कहा कि जब भी हम किसी नोड को इंटरमीडिएट नोड लेंगे, तो यहाँ पे हमने बी को नोड को लिया है इंटरमीडिएट नोड, तो प्रीवियस वाली वैल्यू को ही हम रो और कॉलम सबको प्रीवियस वाले ही यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे आते हैं वापस। अब देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। ए से ए का डिस्टेंस 0 होगा, ए से बी का ऑलरेडी हमने ले लिया है। ए से सी का डिस्टेंस देखिए, क्या ए से सी तक का मेरे पास डायरेक्टली है? नहीं है, लेकिन मैं मीडियम में क्या यूज कर सकती हूँ, बी यूज कर सकती हूँ। तो पहले ए से बी तक गए और फिर बी से सी तक हम जा सकते हैं। तो मेरे पास कितना हो गया, 4+1, जो यहाँ पे हमें दे भी रखा है, आई से बी तक जाइए पहले आप। यानी कि अभी मेरा आई क्या है, ए है, और मेरा बी क्या है, ये, तो ये 4+। अब आप उस नोड से जे तक जाइए, और मेरा जे क्या है यहाँ पे, ये सी, सी मेरा जे है अभी। तो बी से सी तक का क्या है, 1, तो 4+1 कितना आ गया, 5, तो ये हो गया आपका 5। ऐसे ही आगे करेंगे, ए से डी तक का डायरेक्ट है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ए से ई तक का, ए से ई तक का डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बी का हेल्प करके जा सकती हूँ, बी की हेल्प से, तो 4+6 कितने हो गए, 10 हो गए। ऐसे ही हम आगे करेंगे, बी हमारा सेम है। सी की बात करेंगे, सी से ए तक का डिस्टेंस देखिए 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। ऐसे ही सी से बी का डिस्टेंस देखिए, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, हालांकि हमने ये सेम लिखा है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। हमें सी से कहाँ जाना है, बी तक जाना है, तो डायरेक्टली कैसे आए, हमने ए को विजिट कर लिया था और हम बी को भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको सेम रखा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, सेम वैल्यू रखने का कोई भी वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि गलत स्टेप आपका हो जाएगा, अगर आपने सेम वैल्यू रखा है आप चेक भी कर सकते हैं कि सॉल्व करने पे वही आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ देखेंगे हम सी से बी तक जाने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं पहले सी से ए तक जा सकती हूँ, फिर ए से बी तक, तो मेरा क्या आएगा, 6, तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। ऐसे ही सी से सी का 0 हो जाएगा। सी से डी का देखिए डायरेक्टली दिया हुआ है 3, तो 3 हो जाएगा। सी से ई का देखिए क्या डायरेक्टली है मेरे पास, सी से ई का डायरेक्टली नहीं है, लेकिन क्या मैं स्टेप्स फॉलो कर सकती हूँ, ए और बी को मैं विजिट कर चुकी हूँ, तो क्या इनकी हेल्प से मैं ई तक जा पा रही हूँ? हाँ, हम जा पा रहे हैं। कैसे? आप पहले सी से ए तक जाइए, ए से बी तक जाइए, और अब आप बी से ई तक जा सकते हैं। जो पिछले स्टेप में गलती करी हुई थी 12, वो यहाँ पे है, वो गलती से वहां पे लिख गया था, यहाँ पे 12 आएगा। क्यों? क्योंकि अब बी को भी हम इंटरमीडिएट में यूज कर सकते हैं। जिस जिस नोड को हम विजिट कर चुके हैं उनको हम इंटरमीडिएट कोड रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन किसको रखा है, बी को। तो अब आप ऐड कर लीजिए 2, 4 और 6 को, आपके पास कितना आएगा, 12। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस सी से ई तक का। ऐसे ही आगे है, आप खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी स्टेप है। मेन जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, कि एक तो ये कि जिस भी नोड को आप इंटरमीडिएट लेके चल रहे हैं अपने स्टेप में, उसके सारे कॉलम और रोज को प्रीवियस की तरह ही रख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं D2 पे काम कर रही हूँ अभी, तो मैंने रो और कॉलम किसके अकॉर्डिंग रखे हुए हैं, D1 की तरह रखे हुए हैं। ठीक है, और बाकी का स्टेप्स मैंने इनको देख के सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये आपकी मेन चीज है, सिर्फ इनको ध्यान में रखिए, आगे का सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्टेप मैंने बताया है वैसे ही स्टेप फॉलो होने वाला है। ठीक है, आगे का आप खुद भी बना सकते हैं चेक करने के लिए कि आपकी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये आपका D3 बनने वाला है जब आप सी को भी इंटरमीडिएट नोड रखेंगे। ये आपका D4 बन के आएगा, और ये आएगा आपका D5 बन के। देन ये आ गया आपका रिजल्ट। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास बन के आया है अब, ये वाला मैट्रिक्स, ये है आपका फाइनल मैट्रिक्स। और इसमें जितने भी पाथ दिए हुए हैं वो सारे क्या हैं, शॉर्टेस्ट पाथ हैं आपके। ठीक है, इन सारे पेयर्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता था वो हमने यहाँ रिजल्ट में लाके दे दिया है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 10 मार्क्स का आता है, आपको बहुत ध्यान से करना है। सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहला ये कि इंटरमीडिएट नोड कौन सा लिया है, उसके
जो पूरा रो है और जो पूरा कॉलम आप ले रहे हैं उनको आप प्रीवियस वाले की तरह रख दीजिए। जैसे कि अगर आप D2 बना रहे हैं तो रो और कॉलम किसकी तरह रखेंगे, D1 की तरह। अगर हम D1 बना रहे हैं, रो और कॉलम इंटरमीडिएट कोड का किसकी तरह रखेंगे, सॉरी नोड का D0 की तरह। ठीक है, तो ये दो चीजें मेन आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि आपको नोड कैसे बनाना है, और दूसरा ये कि जो इंटरमीडिएट नोड है, अब आप एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए उस नोड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया भी था। यहाँ पे हमने किया भी है, देखिए यहाँ पे हम ए और बी को विजिट कर चुके थे, तो हमने सी से ई तक जाने के लिए इनको कंसीडर कर लिया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ कोई भी न्यूमेरिकल हो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने जाना कि ये क्या है, बहुत ही इजी एल्गोरिदम है और आप उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि ये नेगेटिव एज वेटेड पे काम कर सकती है और साइक्लिक ग्राफ पे भी काम कर सकती है। किसी भी लार्ज नंबर के नोड्स का ग्राफ अगर आपके पास आया हुआ है तो भी ये उसको सॉल्व कर सकता है, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बार बार मैट्रिक्स बना रही है, बार बार नोड्स को विजिट कर रही है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये आती है कि ये अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा ग्राफ आ गया तो ये उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेरी लार्ज ग्राफ को ये बहुत अच्छे से उस पे काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग मैट्रिक्स बना रही है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी आपके पास, और फिर मेमोरी बहुत ज्यादा ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार मैट्रिक्स बना रहे हैं, हर चीज का मैट्रिक्स बना रहे हैं। D0 का मैट्रिक्स बनाया, D1 का बनाया, D2 का बनाया, जब तक सॉल्व नहीं हो जाते आपके सारे नोड ये डी को बनाती रहेगी, सारे मैट्रिक्स को आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि ये डिसएडवांटेज आप दूर कर सकते हैं, कैसे? अगर मान लीजिए मैं अभी D2 पे काम कर रही हूँ तो मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, सिर्फ D1 की, और वो किस लिए? क्योंकि मुझे रो और कॉलम को सेम लिखना है। तो इस वक्त मेरा D0 तो फ्री है, इसका मुझे आगे यूज नहीं होने वाला, तो मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। ये हमारी अलग बात है। अभी हम फ्लॉट वॉशल के अगर डिसएडवांटेज देखें तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम अपने लास्ट स्लाइड पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एप्लीकेशंस। कहाँ पे हम यूज करते हैं इसको, जो भी हम पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रही है? तो रियल लाइफ है इसका जीपीएस नेविगेशन। आप जब भी यूज करते हैं तब आप इसी का ही यूज कर रहे होते हैं। जीपीएस आपको बताता है कौन कौन से पाथ हैं आपके पास, यही इसका एडवांटेज है। ये जितने भी पाथ आपके अवेलेबल हैं उन सब के बीच में आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे सकता है। बाकी के एल्गोरिदम किसी एक नोड को कंसीडर करके आपको डिस्टेंस बताते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, लेकिन ये सब नोड्स को लेके चलेगा। हर नोड का अपने से दूसरे नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है। ठीक है, तो वो आपका जीपीएस करता है, आपको रूट दिखाते हैं ना कि आपके अपने घर से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के कौन कौन से पाथ अवेलेबल हैं और आपको शॉर्टेस्ट कौन सा पड़ेगा। तो वहां पे हम इसका यूज कर रहे होते हैं, आपके नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल में हम इसका यूज कर रहे होते हैं। आपकी जो फ्लाइट शेड्यूलिंग सिस्टम होती है वो भी इसी का यूज कर रही होती है, और आपका ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस भी आप इसी से ही करते हैं। तो आप देखिए रियल लाइफ में आप कितनी सारी जगह इसको यूज कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं था कि आखिर हम ये जो चीजें करते हैं अपने फोन पे, फटाफट जीपीएस से देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। वो सब क्या हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है? इसी की हेल्प से हो रहा है, फ्लॉड वॉशल की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये न्यूमेरिकल आपको अब भी उतना ही हार्ड लगता है क्या जितना हार्ड वीडियो देखने से पहले लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।